अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा, आपको खुश आमदीद कहते हैं आज के इस प्रोग्राम न्यूज़ प्लस में। बहुत दो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं। एक कश्मीर का इशू है जहां पर एक बड़ा ही हौलनाक वाक़या पेश आया है जिसने पूरी दुनिया को रुला के रख दिया है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ज़रा कोरोना वायरस की बात करते हैं। पाकिस्तान में इसकी तादाद 2,15,625 तक मुतासिरीन की पहुँच चुकी है, जबकि अमवात 4,424 तक पहुँच चुकी है। गुज़श्ता 1-2 हफ्ते पहले हमने देखा कि ये जो कोरोना पेशेंट की डेली की जो तादाद थी वो कम हुई है। आज सुबह से अब तक मुल्क में 3,084 नए केसेस सामने आए हैं और 68 अमवात का इजाफा देखा गया है, जबकि 2,299 लोग सेहतयाब भी हुए हैं। अब तक 1 लाख से ज़ायद अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। 2 हफ्ते पहले से जो हम देख रहे हैं, वो जो ग्राफ हमें समझा रहा है, उसके मुताबिक जो केसेस की तादाद है, प्रोड्यूसर ज़रा वो ग्राफ दिखाइएगा, जिसमें केसेस की तादाद है जो रिपोर्ट होने वाले उनकी तादाद कम हो रही है। लेकिन साथ ही साथ हमने देखा कि अमवात में भी कमी हुई। लेकिन गुज़श्ता 2 से 3 दिन पहले, आज भी अमवात कम हुई, लेकिन 2-3 दिन पहले जो हमने देखा उसकी जो रेशो थी, उसका जो ग्राफ था, उसमें अमवात बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जो केस रिपोर्ट हुए उनकी तादाद कम होना शुरू हो गई है। साथ ही साथ रिकवरीज भी बढ़ रही हैं। ये बहुत खुशाइन बात है। आज का हमारा सवाल ये है कि पाकिस्तान में जो कोरोना केसेस हैं, उनके पेशेंट्स जो हैं, उनकी तादाद में कमी हो रही है और उसके पीछे हमने ये जिक्र किया था कि मुतअद्दिद अस्पतालों के अंदर जो टेस्ट हैं उनकी रेशो जो है वो तकरीबन 50% से भी कम कर दी गई है। जहां पर 100 के करीब होते थे, वहां 40-45 के करीब होते हैं, या 50 या 60 के करीब के रोज़ाना की बुनियाद पर। एक अस्पताल की आपको बात बता रहा हूँ जो इमरजेंसी में है। बाकी जो रिपोर्ट होते हैं जो मुख्तलिफ वार्ड्स के अंदर पहले से एडमिट हैं लोग, वो अलग है। तो जो मजमूई तौर पर केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, उनकी जो टेस्ट रेशो है वो कम हो गई है, जिसकी बुनियाद पर शायद ये तादाद भी कम हुई है। क्योंकि जो अमवात की तादाद है, गुज़श्ता रोज़ भी हमने देखा 100+ थी, उससे पहले भी हमने देखा 100+ थी, अब भी कम हो रही है। तो सिंध में भी आज 29 अमवात का इजाफा हुआ है, 2,139 नए केसेस आए हैं। पंजाब में 761 नए केसेस आए हैं, 35 अमवात का इजाफा हुआ है। इस्लामाबाद में 137 लोग मुतासर हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 19 नए मरीज़ आए हैं, 2 अमवात का इजाफा हुआ है। आज़ाद कश्मीर में मज़ीद 28 अफराद आए हैं, 2 अफराद का इंतकाल हुआ है। बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है जो है। अभी मेरे साथ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सज्जाद साहब मौजूद हैं, उनके आगे ये सवाल रखते हैं। कैसा, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कैसा, क्या ये शुबा या ये बात ठीक है कि दरअसल टेस्ट की जो रेशो है, लैब्स की जो रेशो है वो कम हो गई है, जिसकी वजह से केसेस कम रिपोर्ट हो रहे हैं, या वाकई इसमें कमी हो रही है केसेस में, या स्मार्ट लॉकडाउन है या सिलेक्टेड लॉकडाउन है वो काम कर रहा है? ये ज़रा पहले फरमाइएगा। लेकिन साथ में ज़रा ये भी जोड़ लीजिएगा कि अमवात में उसी तरह इजाफा ही है, वो कम नहीं हो रही हैं। आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है इस पर? जी बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा आपका। देखिए, बात सारी ये है कि केसेस में इजाफा हुआ है बजाय ये कि कमी के। और हम जब ये लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो उसी वक्त से हमने दूसरे दिन से कहना शुरू कर दिया कि स्मार्ट लॉकडाउन का हमें बहुत अच्छा नतीजा मिल रहा है, जबकि इतनी जल्दी जो कंप्लीट लॉकडाउन होता है उसका भी इतनी जल्दी हमें नतीजा नहीं नजर आता है। हकीकत ये है कि पहले 35,000 टेस्ट बीच में होने लग गए थे जी। और शुरू में भी इसी तरह से बहुत कम टेस्ट हो रहे थे, 8,000, 10,000 से 12,000। फिर इन्होंने अभी कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले, ये 32,000, 33,000 के करीब टेस्ट हो रहे थे। वो सडन इन्होंने कम कर दिया, काफी हद तक कम हो गया, और फिर 21-22,000 के टेस्ट आजकल होते हैं रोजाना। तो यकीनन जब आप कम लोगों को टेस्ट करेंगे तो नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस भी कम हो जाएंगे। और यकीनन जब पॉजिटिव ऑफ केसेस, नंबर ऑफ केसेस जो पॉजिटिव कोरोना है वो कम हो जाएंगे, तो फिर आप अमवात भी जो है इसी तरह से कम दिखाई जा रही है। और इसमें कुछ चीजें ऐसी भी है अमवात के हवाले से कि लोग जो है वो जो एक पता नहीं किस तरीके से जो सोशल मीडिया पे ये बताई जा रही है कि अस्पताल नहीं जाना, वरना वहाँ पे डॉक्टर्स मार देंगे और फिर आपकी बॉडी को भी नहीं मिलेगा। तो लिहाजा लोग
जाते नहीं है अस्पताल, एक मिथ है, लोग नहीं जाते, मरने देते हैं अपने लवाहिकीन को घर पे ही। जब कुछ लोग उनमें से लेके जाते हैं और वहां जाके जब वो डॉक्टर ये कहता है कि ये तो जी इंतकाल कर गए, हमने बड़ी कोशिश की, तो वहां लड़ाई झगड़े और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये अनफॉर्चुनेट बात है और मैं समझता हूँ कि इसको प्रॉपर तरीके से डिक्लेयर करना चाहिए। जब तक देखिए, जब तक हम पर सूबा यानी हर सूबा कम से कम 25,000 टेस्ट नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमें अपनी पोजीशन का अंदाजा नहीं होगा। और जब तक नंबर ऑफ केसेस, उसके बाद नंबर ऑफ केसेस कम होने शुरू हो जाएंगे इतने टेस्ट करने के बाद, तब हम समझते हैं कि हमें उस वक्त स्मार्ट लॉकडाउन करना चाहिए। जहां जहां पॉकेट्स हैं उस पे भी मैं बारहा कहता रहा हूं कि इस पे डाटा फॉर्म किया जाए, रिसर्च वर्क किया जाए कि जहां पर आप लॉकडाउन कर रहे हैं उन इलाके की पोजीशन एक्चुअली है क्या, वहां उस इलाके में कितने लोग कोरोना पॉजिटिव है और वो किस कैटेगरी के हैं, क्या मर्द में ज्यादा है, औरतों में ज्यादा है, या एज कहां से कहां तक है जिनमें कोरोना पेशेंट है। और साथ साथ ये भी पता हो जाएगा कि जी उसमें कितने लोग कोमॉर्बिड है, यानी कि कितने लोग बीमार हैं, ऑलरेडी पहले से बीमार हैं, गुर्दे की बीमारी में है, डायबिटिक है। डॉक्टर साहब, इसके ऊपर कोई रिसर्च या कोई आर्टिकल्स या इंटरनेशनल कोई स्टडी या पाकिस्तान में कोई स्टडी या आपकी कोई जाती ऑब्जर्वेशन या कुछ इंफॉर्मेशन इसके बारे में है कि ये कब तक सिलसिला चलता रहेगा या ये इन्फिनिट है? हमारे जो इकदामात हैं उसके मुताबिक, जो हम अंधेर एक ब्लैक होल के अंदर है जिसमें आगे वैक्सीन तक रोशनी नहीं है, हम बिल्कुल ब्लाइंड है, अभी कुछ नहीं कह सकते। और साथ में ज़रा वैक्सीन के मामले में भी छोड़ दीजिएगा, अब बात ज़रा जोड़ लीजिएगा कि वैक्सीन की अब सिचुएशन क्या है? देखिए, वैक्सीन तो अभी तैयार नहीं हुई है। लोग क्लेम जरूर कर रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक में, मुख्तलिफ साइंसदान की जी वैक्सीन अब तैयार होने वाला है ये, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सारा जो है वो खेल है कोई ना कोई तरीके से, और अभी तक वैक्सीन तो तैयार नहीं है। उम्मीद है कि शायद अगर बहुत मेहनत की जाए तो साल, 1.5 साल, 2 साल में वो भी बहुत जल्दी अगर हुआ तो शायद हो जाए, लेकिन आई डोंट थिंक कि इतनी जल्दी वैक्सीन जो है वो तैयार हो जाती है। उसके बड़े ट्रायल्स होते हैं, फिर उसके बाद इंसानों पे भी ट्रायल्स उसका कर लेते हैं ये लोग। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो आपकी बात बहुत सही है कि क्या ये खत्म हमारे मुल्क से तो खत्म होगा कि नहीं होगा। हमने हमेशा देखा कि हमारे मुल्क में जब भी कोई चीज आई है वो फिर जाती नहीं है। उसकी वजह ये है कि हम सही से मैनेज नहीं करते। आप किसी भी बीमारी को ले लें, मलेरिया आ गया हमारे, वो क्या है, वो मलेरिया इससे मॉस्किटो बॉर्न डिजीज, एक मच्छर से होता है। तो जब आया था तो ये था कि जी चला जाएगा, बस ये मच्छर को खत्म कर दें, लेकिन हम अब तक मच्छर नहीं खत्म कर सके, बल्कि मच्छर से पैदा होने वाली और दूसरी बीमारियां आ गई हैं, जिसमें कि अब हम रोते रहते हैं डेंगू को भी और कोंगो को, डेंगू और चिकनगुनिया, यानी हम तब तक जी, मैं डॉक्टर साहब कह रहा था कि यानी कि अब उस वक्त तक इंतजार ही किया जाए जब तक कि वैक्सीन नहीं आ जाती, अदरवाइज तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है बाकी। जी मैं ये कह रहा था कि इसमें एक चीज जरूर है कि अगर हम प्रॉपर तरीके से इसको रोकथाम के जो तरीके हैं उसको अपना लें, चाहे हम लॉकडाउन कर लें, चाहे हम लॉकडाउन ना करें, लेकिन एसओपीज पे सख्ती से पाबंदी करा लें, जैसे कि दूसरे ममालिक में तो बहुत अच्छा हुआ है। जो एक हमारे पास मॉडल है बहुत सारे ममालिक का जिन्होंने खत्म कर दिया है बिल्कुल, और उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप वाइज उन्होंने लॉकडाउन को ईज करना शुरू किया है। कुछ पॉकेट्स को उन्होंने लॉकडाउन किया है, लेकिन वहां पर हर चीज खुलनी शुरू हो गई है। उसकी वजह ये है कि उन्होंने सख्ती से अमल दरामद कराया, और वहां पर लोग भी क्योंकि बहुत एजुकेटेड होते हैं तो वो खुद भी इस एसओपीज को फॉलो करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म, इस चंक का खत्म हुआ चाहता था। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद ये जो पीआईए और जाली लाइसेंस पायलट्स के उसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। गुज़श्ता रोज़ भी हमने जिक्र किया था ये जो पीआईए के ऊपर पाबंदियां लगी है
और उसके जो असरात हैं उसका भी जिक्र किया था। आज फिर हम उसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उसके कुछ मुख्तलिफ डायमेंशंस ले रहे हैं और अब जो हालात बन चुके हैं उसका कुछ जिक्र करेंगे। निकलना कैसे है? यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी यानी EASA की जानिब से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के यूरोपीय ममालिक के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन के इजाज़तनामे को 6 महीने के लिए मुअत्तल किया। अच्छा, यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी के बाद बरतानवी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने, हमारे प्रोग्राम के बाद यह खबर हुई कि उन्होंने भी PIA की परवाजें मुअत्तल कर दी हैं। बर्मिंघम, लंदन और मैनचेस्टर PIA की परवाजें जाती थी, मुअत्तल हो चुकी। इस फैसले के नतीजे में जहां PIA के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग गया, वहीं उन सैकड़ों पायलट्स के रोजगार भी दांव पर लगते नजर आ रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान से पायलट्स लाइसेंस हासिल कर रखे हैं और PIA के अलावा दूसरी मुल्की और बैनुल-अक़वामी जो एयरलाइंस है उसके लिए काम करते हैं और बहुत सारे लोग ग्राउंड भी हो चुके हैं। इसी तरह पाकिस्तान सिविल एविएशन और रियासत पाकिस्तान की साख भी शदीद मुतासिर बल्कि मशकूक हो गई है। ये बात वाज़ेह है कि इन तमाम सूरत हाल का आगाज 2012 में उस वक्त हुआ जब हुकूमत पाकिस्तान ने टेस्टिंग का नया निज़ाम मुतारिफ करवाया, जिसमें 2 इम्तिहानी पर्चों की जगह 8 पर्चे मुतारिफ कराए गए, जिसके नतीजे में पायलट्स में मुख्तलिफ नौइयत के ज़राए के इस्तेमाल के साथ पर्चे पास करने का सिलसिला शुरू हुआ, जो मौजूदा स्कैंडल की बुनियाद है। सवाल ये उठा कि पायलट बनते कैसे हैं? तो पायलट बनने के लिए उमूमी तौर पर कोई काबिलियत दरकार नहीं होती। आपका अंग्रेजी जुबान पर अबूर और तकनीकी समझबूझ काफ़ी समझी जाती है। जब पाकिस्तान के नुमाया फ्लाइंग स्कूल से ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैट्रिक और अंग्रेजी की समझबूझ काफ़ी है। अमेरिका की फेडरल एविएशन अथॉरिटी ये कहती है कि आपकी उम्र कम से कम 17 बरस होनी चाहिए। आपको मालूमात का पर्चा देना पड़ता है, जिसके बाद आपका मेडिकल लिया जाता है, आपको स्टूडेंट पायलट लाइसेंस दिया जाता है और उसके बाद आपको मशीनों और थ्योरी के जरिए पढ़ाने के बाद तैयारे पर बिठा दिया जाता है। 200 घंटे की प्रवाजों के बाद आपको कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिलता है, जिसकी बुनियाद पर आप तैयारे उड़ा सकते हैं। फी घंटा रेट इन दिनों तकरीबन 20,000 रुपए के लगभग है और उसके बाद आपको इम्तिहानात पास करने पड़ते हैं और उसके साथ साथ 1500 घंटे की प्रवाजें मुकम्मल करनी पड़ती है, जिसकी बुनियाद पर सिविल एविएशन अथॉरिटी आपको एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस, जिसे APTL कहा जाता है, जारी करती है। इसकी बुनियाद पर आप मुसाफिर बरदार तैयारों को एयरलाइन के लिए उड़ा सकते हैं। इसके अलावा भी पायलट लाइसेंस की दूसरी इकसाम होती हैं। यहाँ एक नुक्ता बड़ा अहम है, जहन में रखिए कि ये तमाम पायलट जिनके बारे में शकूक व शुबहात पाए जाते हैं, इन सब के पास CPL यानी कमर्शियल पायलट लाइसेंस है और इनमें से अक्सरियत के पास APTL मौजूद था। अब एक और सवाल भी गर्दिश कर रहा है कि जाली लाइसेंस का क्या मतलब है और यह सिलसिला कब शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ? तो जाली लाइसेंस का मतलब यह नहीं है कि जो पायलट्स इस फहरिस्त का हिस्सा है उन्हें तैयारों के बारे में नहीं पता या उन्हें तैयारे उड़ाने नहीं आते हैं। तो इस जुर्म में पायलट से ज्यादा सिविल एविएशन और खुसूसन उसका जो लाइसेंसिंग का शोबा है वो मशकूक हो गया है, जिसने पायलट को किसी भी वजह से इस मुबैना तौर पर मशकूक इम्तिहानात के नतीजे में लाइसेंस जारी किए। यहाँ एक और अहम नुकता यह भी है कि जहां इन पायलट्स के जाली लाइसेंस का जिक्र होता है, वहां इस बात का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया जाता कि यह लाइसेंस किसने और क्यों जारी किए। अगर इनमें कोई मसला था तो इस पर तवज्जो क्यों नहीं दी गई और अब इस पर बात क्यों की जा रही है? अच्छा, अभी अहम नुकता यह भी है कि इम्तिहानात सिविल एविएशन के दफ्तर में सिविल एविएशन के कंप्यूटर्स पर सिविल एविएशन की निगरानी में सिविल एविएशन के निजाम के तहत लिए जाते हैं। अच्छा, उन्हें चेक भी सिविल एविएशन के लोग ही करते हैं, नंबर्स भी वही लगाते हैं, पास और फेल भी वही करते हैं और फिर नतीजा निकालकर लाइसेंस भी सिविल एविएशन ही जारी करती है। यानी इन इम्तिहानात में कोई भी छेड़छाड़ सिविल एविएशन के एहलकारों की मर्जी, मंशा या मिलीभगत के बगैर मुमकिन ही नहीं है। इन मशकूक पायलट्स के लाइसेंस के पीछे बहुत सारे मशकूक सिविल एविएशन के एहलकारों के हाथ भी कारफरमा होने के वाज़ेह इम्कानात हैं। अब जो हुआ सो हुआ। आइए अब सवाल ये उठाते हैं कि पाकिस्तान के पास इन पाबंदियों को खत्म कराने के लिए रास्ते क्या है? अपील की बात हो रही है, ये जो अपील का मामला है उसके रास्ते क्या है? PIA इस फैसले के खिलाफ अगले 2 महीनों में फीस अदा करके अपील दायर कर सकता है, जिसके लिए कवानीन मौजूद हैं। EASA 6 महीने के दौरान PIA के इजाजतनामे को बहाल कर सकता है जब वो PIA के इस्लाहात के मंसूबे से मुतमईन हो जाएगा, मगर ऐसा ना होने की सूरत में इस मुअत्तली में 3 माह की तौसीह भी कर सकता है, जिसके बाद इस इजाजतनामे को मनसूख कर दिया जाएगा। PIA की अपील इस बार इतनी आसान नहीं होगी क्योंकि सवालिया निशान सिर्फ PIA पर नहीं है। सिविल एविएशन की नाअहली और रियासत पाकिस्तान की काबिलियत, उनकी निगरानी और उनके तर्ज अमल पर भी लगाया गया है, जिसको दुरुस्त करने के लिए सिर्फ PIA के इकदाम काफी नहीं होंगे।
कुछ माहिरीन कहते हैं कि अगर हुकूमत पाकिस्तान इस मामले को सुधारने में संजीदा है और इस बारे में वजीर बराए हवाबाजी और वजीर आज़म कह चुके हैं, तो हुकूमत पाकिस्तान को एक बैनुल-अक़वामी कमीशन का ऐलान करना चाहिए, इंटरनेशनल कमीशन का, जिसमें अयाजा, अमेरिका की फेडरल एविएशन एजेंसी, आलमी सिविल एविएशन की तंजीम ICA और आलमी एयर ट्रैवल तंजीम EATA और आलमी फेडरेशन ऑफ एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन की नुमाइंदगी हो, जो पायलट्स के लाइसेंसिंग के निज़ाम का जायजा ले। तब ही कोई सूरत हाल या मामला हल हो सकता है। तो आइए जरा राय लेते हैं कि हमारे पास अब रास्ते क्या है। उसके लिए बात करते हैं माहिर एविएशन अमूर शकील आफ्ताब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शकील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, अब हमेशा हमारे लिए वक्त निकालते हैं, हमारी रहनुमाई करते हैं, हम आपके बड़े मशकूर है सर। कुछ फॉर्मेशन सर, कुछ चीज़ें मैंने अपील वाले मैटर्स, उसके बाद जो इंटरनेशनल कमीशन बनाने की बात की, उसमें मुख्तलिफ तंजीमें उसका जिक्र किया है। क्या यही वाहिद हल है हमारे पास या कुछ और भी हल है हमारे पास अब इस सारे क्राइसिस से निकलने के लिए? I'm sorry, I had actually lost you there क्योंकि लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी। जी आप अपना सवाल अगर काइंडली दोबारा मैंने ये कहा है कि अब जो कुछ हुआ सो हुआ, इसके लिए एक इंटरनेशनल कमीशन बनाने की ज़रूरत है और इसमें EATA को भी शामिल किया जाए, इसमें जो दीगर और तंजीमें हैं, पायलट की है, अमेरिकन एविएशन की है, इंटरनेशनल एयर ट्रैवल EATA है, आलमी फेडरेशन ऑफ एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन की तंजीम ICAO है, अयाजा है, अमेरिका की फेडरल एविएशन है, इन सब को मिला के एक कमीशन बनाया जाए और फिर इस सारे मामले को खंगाला जाए और उनकी तसल्ली हो गई तो इसका मतलब है कि फिर हमारे मसले हल हो सकते हैं। क्या ये मुमकिन है? देखिए, मैं समझता हूं कि हमारे पास सारे SOPs मौजूद हैं, हमारे पास सारे कानून मौजूद हैं, हमारे पास बाकायदा सिविल एविएशन जो है, जो कि ICAO का मेंबर होता है, उनकी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन मौजूद है और 1994 का कानून जो है आपका रूल, वो सारी इन चीज़ों के स्टैंडर्ड्स हमने सेट किए हुए हैं। सही है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इम्प्लीमेंटेशन और चेकिंग नहीं है, और अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी तो जाहिर बात है फिर उसकी जो है रिपरकशंस तो आएंगे। तो जैसे आपने बताया कि पायलट यहाँ पे मैट्रिक पास आप जाके और आप SPL जो है स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं सिविल एविएशन के पास, और उसके बाद 200 घंटे के बाद आप जब कंप्लीट कर लेते हैं तो आप जो है या अप्लाई कर सकते हैं CPL के लिए या ATPL के लिए। ठीक है। और उसके लिए पहले 2 पर्चे थे जो मैनुअल थे, फिर हुकूमत पाकिस्तान सिविल एविएशन ने चेंज किया, वो फिर 12 पर्चे हो गए, मगर वो डिजिटल हो गए। ठीक है। अच्छा, उसमें जो हमें इत्तला मिली है, जो डिजिटल पर्चे हुए हैं उसके अंदर IT डिपार्टमेंट ने भी इन्वॉल्व है, उसके अंदर उन्होंने कुछ मामला गड़बड़ की हैं, वो भी इन्वॉल्व हैं, और लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट वाले भी इन्वॉल्व हैं। तो मैं समझता हूं कि बजाय हम किसी कोई फॉरेन कमीशन बनाएं या कोई फॉरेन लोगों को हम इन्वॉल्व करें, हमारे पास इटसेल्फ कैपेबल लोग मौजूद हैं जो कि एयरलाइन इंडस्ट्री के लोग हैं, जो काम को जानते हैं और जिनको पता है कि व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स एंड व्हाट आर द फ्लाइट सेफ्टी, और उसको लेकर आगे काम चलाया जा सकता है। हमारा जो फ्लाइट स्टैंडर्ड का इदारा है सिविल एविएशन का, उसके अंदर हमारे पास इंस्पेक्टर्स जो हैं वो 5-5 हज़ार घंटे मिनिमम उनके पास ATPL लाइसेंस होल्डर्स है, 5,000 घंटे हैं। शकील साहब, एक मिनट रुकिए, मेरा एक सवाल है। अब सवाल यह है कि अब मामला सिर्फ PIA का नहीं रहा है, अब हो गया है मशकूक सिविल एविएशन, और उसके ऊपर गवर्नमेंट भी हो गई है, उनकी परफॉर्मेंस भी हो गई है। तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि जनाब इन 3 महीनों में या 4 महीनों में या 6 महीनों में हमने वो जो स्टैंडर्ड्स, वो जो रूल्स, उनको 100% फॉलो किया है या 90% फॉलो कर लिया है, और उसके रिजल्ट्स ये हैं, तो कहीं जाके होगा। और लेकिन शक शुबहात तो वहीं के वहीं रह जाएंगे, क्योंकि वही अमला, वही लोग, वही सब कुछ। तो इस बुनियाद पर मैं कह रहा था कि ये इंटरनेशनल कमीशन एक बनता जो 1 महीने 2 महीने इन्वेजिलेट करता, रूल सेटिंग सब कुछ हो जाता, जो लोग जिनके मशकूक हैं वो अपनी आंखों से देख लेते कि यहाँ प्रोसीजर्स जो अडॉप्ट हो रहे हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैं, उन लोगों को एवैक्यूएट कर दिया गया है, जो पायलट है वो रियल में पायलट हैं, उनका एक्सपीरियंस है, वो काम कर रहे हैं, अब क्लियर हो गया। तो क्या ये ठीक नहीं था? मेरा इन दोनों मामलात पर राय दीजिएगा कि अब वो क्या रिजर्वेशन है जिस पर इंटरनेशनल जो कमीशन है वो नहीं बनना चाहिए? देखिए, हमें एक्चुअली प्रॉब्लम को समझने की जरूरत है। प्रॉब्लम यहाँ ये हुई है कि 9 महीने से ये मामला चल रहा था।
और था क्या मामला कि आपकी जो यूरोपियन यूनियन की जो एविएशन सेफ्टी एजेंसी है, उन्होंने PIA को इशू किया था थर्ड कंट्री ऑपरेटर ऑथराइजेशन दी थी 17 मई 2016 में। और जो वो ऑथराइजेशन दी गई थी दैट वाज एज अ पार्ट ऑफ कंटिन्यूस मॉनिटरिंग वो दी गई थी कि जी वो और साथ साथ वो असेस करते रहेंगे कि PIA जो है क्या वो कंप्लायंस कर रहा है उनकी Annex 1 की पार्ट TCO का या नहीं कर रहा, जो उनकी रेगुलेशन है 452 2014 की, जिसकी जो है TCO 200 वगैरह जो मतलब EASA के रूल्स रेगुलेशन है। और वो ओवरसाइट कैपेबिलिटीज देखना चाहता था कि जो स्टेट का जो ऑपरेटर है, जो सिविल एविएशन है, जो हमारा PIA जो ऑपरेटर है, उसकी ओवरसाइट कैपेबिलिटीज भी वो मॉनिटर कर रहे थे। अब ये चीज चल रही थी, इसके अंदर जो EASA असेसमेंट कर रही थी वो 2 टेक्निकल कंसल्टेशन उसके बाद हुई PIA और EASA के दरमियान, जो कि 13 जून 2019 और 3 सितंबर 2019 को हुई। उसका आउटकम ये हुआ कि EASA ने जो तकरीबन 7 नुकात थे जिसमें से 6 उन्होंने क्लियर किए, PIA ने 2 जो थे उस पर वो PIA उनको सेटिस्फाइड नहीं कर सका, जो कि इन्होंने एग्री किया था करेक्टिव एक्शन प्लान जिसको CAP कहा जाता है, उसमें जो है दैट वाज रिलेटेड टू सेफ्टी मैनेजमेंट एंड PIA फेल्ड टू फुली इम्प्लीमेंट द एग्रीड CAP, यानी करेक्टिव एक्शन प्लान जो एग्रीड हुआ था उस पे PIA इम्प्लीमेंट अपने करवाने से अपने आप को फेल कर गया। अच्छा, उसके बाद ऑपरेटर कुड नॉट, उन्होंने ये भी कहा कि भाई एज एन ऑपरेटर दे कुड नॉट डेमोन्स्ट्रेट हैविंग एफिशिएंटली इम्प्लीमेंटेड ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे बेसिकली जो प्रॉब्लम है, कोई भी एयरलाइन जिसका सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम ठीक नहीं होगा उसको कोई सिविल एविएशन का इदारा अपने मुल्क में फ्लाई करने नहीं देगा। ठीक है, तो उन्होंने प्रपोज किया कि जी अब ये टेक्निकल बातें उस प्रपोज किया जी जो सॉफ्टवेयर हम देख रहे हैं उसको डेवलप कर रहे हैं एप्लीकेशन की, और जो उन्होंने प्रपोज की उन्होंने कहा जी हमें और 3 महीने दे दें। EASA ने कहा जी ऑलरेडी हम आपको 9 महीने से ज्यादा दे चुके हैं, मजीद टाइम आपको नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें जो है ना जो सॉफ्टवेयर इन्होंने प्रपोज की ऑपरेटर ने वो फॉर सेफ्टी डेटा मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजमेंट एंड एनालिसिस इंक्लूडिंग statistical analysis and the ability to identify repeated or similar headers is still under development। उन्होंने PI ने बोला जी अभी हमारे under development है, उस पे EASA said कि जी nothing doing, we cannot do it। तो हमने आपको ऑलरेडी 9 महीने से ज्यादा दे चुके हैं, हम मजीद हम आपको टाइम भी दे सकते हैं और आपका फ्लाई करना जो है यहाँ पे। अच्छा, फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी एक डिपार्टमेंट की चीज दूसरा डिपार्टमेंट कर रहा है, यानी मिस मैनेजमेंट भी हो रही है, तो उसके भी खदशात इन्होंने जाहिर किए। उसके बाद जब ये एक्सीडेंट हो गया आपका PK 8303 का, उसकी फाइट EASA ने उठाई। अब उसकी फाइट जो उन्होंने उठाई, उन्होंने सिंपली उसमें क्लियरली था कि जी यहाँ पे सक्सेसिव ब्रीचेस हुई हैं ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेफ्टी डिफेंसेस इन द सिस्टम, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। अगेन बात उसी को हुई कि जी सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम ये लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए PIA वाले। उसके बाद जो हमारा उनके बाद हमारी मिनिस्टर साहब की तकरीर आ गई, उसका जो कंटेंट्स थे वो भी उन्होंने उठा लिए, तो इसलिए EASA हैज रिफ्यूज के इन्होंने टर्मिनेट कर दिया और ऑन द नॉन कंप्लायंस और दूसरा लोअर सेफ्टी रिमेन, मतलब EASA की जो वो है कंप्लायंस नहीं कर सके। अब इसमें ये है कि PIA को अगर वापस जाना है, इन्होंने अगर अपना TCO वापस लेना है तो इनको कंप्लाई करना पड़ेगा विद देयर रेगुलेशन, और नहीं करेंगे और ये सेफ्टी की बातें, इसमें तो वैसे PIA को अपनी सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अंदाजन कितना टाइम लग सकता है सर इसके लिए? अंदाजन कितना टाइम लग सकता है इसकी बहाली के लिए? देखिए, सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, ये कोई नई चीज तो है नहीं, सॉफ्टवेयर या कोई नई चीज पैदा करने जा रहे हो। मार्केट के अंदर रेडी अवेलेबल सॉल्यूशंस मौजूद हैं। अब PIA किनके पास गया है, कहां से सॉफ्टवेयर बनवा रहा है, क्या कर रहा है, ओनली दे नो अबाउट दिस, पीपल हैव नो क्लू। अब इसमें ये अपना अपील में जा सकते हैं फौरी तौर पे PIA, इनका एक जो EASA का रेगुलेशन है आर्टिकल 108 के तहत ये लोग अपील में जा सकते हैं, इनके पास 2 महीने का टाइम है, अगर वो चले जाते हैं ठीक है। अब उसी चीज को लेके हमने खदशा जाहिर किया था कि जी अल्लाह ना करे कि आगे ये मजीद चीज फैल ना जाए, तो वही चीज को देखते हुए यूनाइटेड किंगडम ने भी
इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी। उन्होंने कहा जी आपका जो थर्ड कंट्री ऑपरेटर सर्टिफिकेट है, जो सेफ्टी सर्टिफिकेट है, उससे मुतमईन नहीं है और रियासत कैंसिल कर दिया, हम आपको ऑपरेट करने की इजाजत नहीं दे सकते। उसमें उन्होंने यहाँ तक कि एक जो बड़ी अलार्मिंग है उसमें ये लिखा है कि आप जो है मतलब हमारी जो एक्टिविटी ऑफ एरिया है एविएशन का, उसमें भी आप एंटर नहीं हो सकते। अब वो 2 महीने बात है कि क्या PIA यूरोपियन कॉमन एविएशन एरिया, जिसमें आप मतलब PIA मस्ट होल्ड अ वैलिड TCO प्रायर टू इट एंटरिंग द यूरोपियन कॉमन एविएशन एरिया। अब इसके 2 मतलब निकलते हैं, या तो आप उनकी एयर स्पेस भी यूज नहीं कर सकते या दैट इज नॉट इंक्लूडेड। तो अब अगर आप एयर स्पेस भी यूज नहीं कर सकते तो फिर तो बहुत व्यर्थ होगा। आप उसके बियॉन्ड ना जा सकते हैं। बिल्कुल। दूसरी चीज ये किया है कि बावजूद इसके कि आपका जो TCO कैंसिल हो गया है, आपके जो ट्रैफिक या आपके बायलैटरल विल रिमेन, आपके ट्रैफिक राइट्स विल रिमेन। अगर आप चाहते हैं इन द मीन टाइम टू ऑपरेट फ्लाइट्स टू UK, तो आप अंडर वेट लीज या आप उसको एज ए चार्टर आप ऑपरेट कर सकते हैं थ्रू अनदर ऑपरेटर। आई गॉट यू शकील साहब। यानी मामला कोई इतना आसान और सादा नहीं है, बल्कि शकील साहब काफी वर्स्ट हो चुका हुआ है। शकील साहब मेरा दिल चाह रहा था कि 2 सवाल और आपसे करूं, मेरे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से मैं सवाल नहीं कर पाया। बहुत बहुत शुक्रिया शकील आफ्ताब साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद मैं मकबूजा कश्मीर की बात करूंगा, कुछ तस्वीर आज आपको दिखाऊंगा। उस तस्वीर के बाद खुद फैसला कर लीजिएगा, पूरी दुनिया रो पड़ी है। एक ब्रेक। आज कुछ तस्वीर हमने देखी, उन तस्वीर के बाद कुछ वीडियोस हमने देखी, दिल दहल गया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस का जुल्म सितम तमाम हदें पार कर गया है। जरा फुल स्क्रीन ये तस्वीर दिखाएं, मैं अपने नाज़रीन को पहले तस्वीर दिखाना चाहता हूं। तस्वीर दिखाएं जरा फुल स्क्रीन करें। ये मासूम बच्चा, इसके अलावा एक तस्वीर है जो हम पर पाबंदियां हैं उसकी वजह से हम आपको नहीं दिखा सकते। तस्वीर हमने ब्लर करके आपको दिखाई हुई है। ये एक शख्स के लाश है और उसके ऊपर ये बच्चा बैठा है और उसके बाद फिर इसको गाड़ी में बिठाया गया। ये बच्चा क्या कहता है इसके बाद जब गाड़ी में बिठाया गया, जरा वो सुनवा दीजिए प्रिंस साहब, उसके बाद क्या हुआ वो सुनाइए जरा। वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाए, चॉकलेट लाए, चॉकलेट हम उनके पास लेके जाएंगे। इसकी हिचकियां, इसकी सिसकियां, इसके नन्हे मासूम आंसू और इसका बाजू जो खून से लिथड़ा हुआ है, वो बहुत कुछ कहानियां सुना रहा है। वो क्या कहानियां सुना रहा है, मैं उसको एक और तस्वीर के जरिए आपको दिखाता हूं। वो जरा तस्वीर दिखाइए जी, जो दोनों की ये तस्वीर आपको याद आ रही होगी, ये लेफ्ट साइड पर जो ये शामी बच्चा था, शाम का एक बच्चा जो बमबारी हुई और उसके बाद वो दब गया था। इसके ऊपर तो बहुत बातें होनी भी चाहिए। ये जो मासूम आज अपने नाना को याद करके, देखिए इसके बाजू खून से लिथड़े हुए हैं, बुरे भरे हुए हैं, इसके नाना का खून है। इसके बाद क्या करें? हुआ क्या है? हुआ यह है कि इस मासूम नवासे की आंखों के सामने उसका बुजुर्ग नाना, उसको गाड़ी से उतारा गया और इस सफाक भारतीय अफवाज ने गोली मारकर उसे शहीद कर दिया। 3 साला बच्चे की जो लाश थी वो उसके पास बैठा रो रहा है, फिर इस फौजियों ने उसकी लाश के ऊपर उसको बिठा दिया और उसके बाद फिर जब ये बच्चे की सिसकियां आपको सुनाई दी, बारामुल्ला जिला बारामुल्ला, उसके शहर सोपोर का इलाका मॉल्टॉन, वहां पर यह वाकया पेश आया। खून में लथपथ नाना की लाश के करीब रोते हुए मासूम आयाद, उसको कौन बताए कि उसे गोद में उठाकर प्यार करने वाला उसका नाना बशीर अहमद, जो कॉन्ट्रैक्टर था, काम पर जा रहा था, दिल्ली से आया था, चेक पोस्ट पर रुका था, कॉम्बैट कहीं हुआ इसके नाम पर भारत ने डाल दिया कि जनाब एक कॉम्बैट हुआ मुजाहिदीन के साथ या उनके बकौल किसी दहशतगर्दों के साथ हुआ और उन कॉम्बैट के अंदर इनको भी गोली लग गई। इनका बेटा जो बशीर है वो क्या कहता है वो मैं आपको सुनाता हूं। इनका जो बेटा है उसने क्या कहा वो सुनाएगा। ये सवेरे 6 बजे निकले थे, उसको सोपोर में काम चल रहा था, तो वहाँ से वो फायरिंग स्टार्ट हो गई, तो उन्होंने टेल में वापस CRP ने फायरिंग की, उसको मार दिया। ये किस सिलसिले में जा रहे थे? ये अपने काम से जा रहे थे, तो सवेरे 6 बजे निकलेगा। घर में कोहराम बचा है, ये एक नहीं सैकड़ों हजारों लाखों घर हैं।
बुजुर्ग कश्मीरी की लाश और मासूम अय्याद की सिसकियां दुनिया के मुंसिफों से मुजस्सम सवाल है। भारतीय फौजियों की सफाकियत के बाद ट्विटर पर सोपोर ट्रेंड करने लगा, कश्मीर ब्लीड्स के नाम से ट्रेंड करने लगा। लोग भारतीय बर्बरियत की मजम्मत कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं हुआ है, काबिज फौज ने 2 नौजवानों को जिला राजौरी के इलाके केरी में सर्च ऑपरेशन की आड़ में शहीद कर दिया। इंटरनेट मोबाइल सर्विस बंद, जालिमाना कार्रवाई के खिलाफ कश्मीरियों ने एहतजाज किया। 3 रोज के साथ शोहदा 7 तादाद होगी शोहदा की 3 दिनों के अंदर। कोरोना चल रहा है वहां पर। सिर्फ जून के महीनों में भारतीय फोर्सेस ने रियासती दहशतगर्दी में 2 लड़कों समेत 54 कश्मीरियों को कत्ल कर दिया है जून के अंदर। सिर्फ यही नहीं बल्कि जनाजों पर और पुरअमन एहतजाज पर भारतीय फोर्सेस की जानिब से फायरिंग, छरों, आंसू गैस की शैल इस्तेमाल करके कम से कम 29 अफराद को जख्मी कर दिया है। बुजुर्ग खातून समेत 82 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। बुजुर्ग खातून 567 बहासरों और सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 खवातीन का रेप कर दिया है। भारतीय फौज और पुलिस की जानिब से 1 माह के दौरान 1950 घरों को नुकसान पहुंचाया गया है। कई घरों में लूटमार की गई है। गुज़श्ता 6 महीने के दौरान बहासरों और सर्च ऑपरेशन के दौरान भारतीय फोर्सेस ने 148 कश्मीरियों की जान ले ली है, मौत की नींद सुला दिया है उन्हें। इससे बड़ी बर्बरियत क्या होगी? वो तस्वीर चलाए 2 बच्चों की जो इकट्ठी है, वो तस्वीर चलाए, शायद पूरी दुनिया इसे देख सके। बात करते हैं इसके ऊपर। सैयद अली रजा साहब, चेयरमैन कश्मीर काउंसिल ब्रसल से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मलिक नदीम आबिद फीर है अक़वाम मुत्तहिदा में, वो वाशिंगटन से मेरे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे बात करते हैं। दोनों ही अफराद कश्मीर कॉज के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, रात दिन, न सुबह देखते हैं रात देखते हैं। 24 घंटे एक ही कॉज है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर को आज़ाद किया जाए। आपसे बात करते हैं। सैयद अली रजा साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आता हूं। हमने मुताद्दिद प्रोग्राम्स किए, ये जो आज वाकया पेश आया है ये क्या काफी नहीं है ये इंसानी हुकूक की तंजीमों को झंझोड़ने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब, आपने मौका दिया। देखिए, मकबूजा कश्मीर में 3 साल बच्चे के सामने सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिस तरह उसके वालिद का बेईमाना कत्ल किया है, कोल्ड ब्लडेड कत्ल किया है, इसने हिंदुस्तान की नाम नहाद जमहूरियत की कली उतार दी है। हिंदुस्तानी मौजूदा नंगी फस्तायत माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ रही है। जिस तरह मोदी, अमित शाह हुकूमत इंतहा पसंदों की पुष्ट पनाही कर रही है और कश्मीरियों को बर्बरियत का निशाना बना रही है, विजिलेंटीज अस्करी रियासती अदारों की मदद से मासूम कश्मीरियों का कत्ल कर रहे हैं। लेकिन अगर हिंदुस्तान ये समझता है कि वो इस रियासती दहशतगर्दी के पीछे छुप के कश्मीरियों के दिल से आज़ादी की तमन्ना ख़त्म कर देगा, वो कभी नहीं कर सकते। और वो इतनी शिद्दत से, जो कश्मीरी कौम है वो इतनी शिद्दत से मज़ामत करते रहेंगे। और 70 साल से कश्मीरियों का अज़म नहीं टूटा और अब भी नहीं टूटेगा। हम भी अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ नहीं छोड़ेंगे और बैरूनी दुनिया को बावर कराते रहेंगे कि हिंदुस्तान की जमहूरियत एक शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं। जिस तरीके से इससे पहले भी, अभी 1 हफ्ता पहले आपको पता है कि एक बच्चे को, 8 साल बच्चे को शहीद किया गया। और आपने जिस तरह नाम लिए, बहुत सारी मेरे पास आज रिपोर्ट आई है JKCCS की, जो कश्मीर मकबूजा कश्मीर में श्रीनगर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी तरफ से। ये 1 जनवरी से 30 जून तक की रिपोर्ट है, आज ही उन्होंने इसको पब्लिश किया है। जी जी। इस रिपोर्ट को अगर आप देखें तो इसमें 229 किलिंग्स हुई हैं 1 जनवरी से इस वक्त तक। ओह गॉड। देखिए, और जो प्रॉपर्टीज डैमेज हुई हैं, 54 प्रॉपर्टीज को डैमेज किया गया है। इसके अलावा जो चिल्ड्रन और वुमेन जो हैं उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, इसके अलावा बाकी सारी उन्होंने डिटेल में आपको भेजता हूँ ये सारी रिपोर्ट। ये देखिए, इससे पहले आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन की जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है उनकी 2018 की रिपोर्ट आई, फिर 2019 की रिपोर्ट आई, उसके बाद यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर जो है वो डिबेट हुई, इस पर रेजोल्यूशन आया। सारी दुनिया जो है वो जो भारत का असल चेहरा है उसको अब पहचानने में कामयाब हो चुके हैं। ये मोदी सरकार की पॉलिसीज की वजह से है। वो बिल्कुल वो फाशिस्ट पॉलिसीज पे चल रहे हैं। और इस वक्त तो वो हमसायों के साथ, आप देखें, चाइना के साथ, नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ तो उनकी है ही दुश्मनी। लेकिन
अब वो वक्त नहीं रहा। मैं मोदी साहब को भी ये बताना चाहता हूँ कि ये जुल्म जो आप कर रहे हैं वहाँ पे, आपको इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। हर उस जालिम को जो इस जुल्म में शरीक है उसको एक दिन इस अपने जुराइम का हिसाब देना पड़ेगा, उनको अदालतों का सामना करना पड़ेगा और इंशाल्लाह कश्मीर ट्रिब्यूनल बनेगा जिसमें इन सब मुजरमों को लाया जाएगा। अब भी वक्त है कि वो कश्मीरियों की जो एस्पिरेशन है, जो उनके अपने बुनियादी हक के लिए पुरअमन जदोजहद कर रहे हैं, और उनकी पुरअमन जदोजहद को भी ये मोदी सरकार जो है वो ताकत के बलबूते पर खत्म करना चाहती है। ये कभी नहीं कर सकते। बिल्कुल कश्मीरी तो सर, बतौर कश्मीर काउंसिल चेयरमैन आपने बहुत आवाज उठाई, बड़ा काम किया, इसमें कोई शक नहीं है। अभी यूरोपियन पार्लियामेंट में आपने जिस तरह से काम किया, इसमें बहुत सारे लोगों का काम है, लेकिन बहुत प्रोमिनेंट है आपका काम। आपने बहुत, अब ये जो तस्वीर हम देखते हैं इससे तो हमारी चीखें निकल गई। मेरी बहुत सारे मुतादिद जो दोस्त अहबाब हैं मुख्तलिफ मुल्कों में, वो रो पड़े हैं कि यार ये तो ये तस्वीर, ये जो तस्वीर है, ये जो मनाजिर है, ये जो वाकया पेश आया है, इसको किस तरह से हम इंटरनेशनली रिपोर्ट कर सकते हैं? उस पर कश्मीर काउंसिल क्या करने वाली है? हमने आपको याद होगा टर्किश एक बच्चा रिफ्यूजी जिसकी लाश उस एक समुद्र के साहिल पे पड़ी थी, उसने पूरी दुनिया का और खासकर यूरोप का जो माइंडसेट था, लोगों की जो सोच थी, उसको बदल के रख दिया था। ये जो आज का वाक़या है, जो एक छोटा सा बच्चा उसके अपने नाना और या दादा के लाश पे बैठा हुआ है, उसके बाद आपने फुटेज देखी होगी कि जो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस है वो लाश के ऊपर से चल रहे हैं उसको उसकी बेरहमती कर रहे हैं। और वो शख्स जो है वो सुबह बैंक में गए थे पैसे लेने के लिए, या जो भी बैंक में काम था, वो बच्चे को साथ ले गए, उनको गाड़ी से उतार के उनको शहीद किया गया है। देखिए ये जुल्म जो है ना, ये जो तस्वीर आज उनकी आई है, जो मीडिया पे आ रही है, ये इंशाल्लाह दुनिया की जो उनकी आंखों से पर्दा उतारने के लिए काफी होगी। शाह साहब एक मिनट रुकिएगा। मलिक साहब, मैं आपसे कोई सवाल नहीं करता, आप समझते हैं, मैंने आपको रोते हुए देखा है, इन मासूमों के लिए धाड़े मार के रोते हुए देखा है, फोरम्स पर रोते हुए देखा है। इंसान इतनी जगहों पर, मैच्योर जगहों पर जहां डिबेट करनी होती है, वहां पर जब दिल शिकस्ता हो जाए, इसका मतलब है कि दुख भरा हुआ है अंदर। अब इसके बाद बाकी क्या बचा है सर? यूएन में कब तक ये चीजें प्रोवोक नहीं होंगी? कब तक ये चलता रहेगा? इधर क्या हो रहा है, यूएन के अंदर क्या हो रहा है सर? देखिए जी, मैं पहले तो आपको सलाम, आपके और आपके व्यूअर्स को सलाम अर्ज करता हूं। मैं सिर्फ एक जुमले में आपका जवाब दूंगा, आज मैं जवाब देने के काबिल नहीं हूं। मैं अपने कश्मीरी बहनों भाइयों को आपके थ्रू एक पैगाम देना चाहता हूं कि मैं शर्मिंदा हूं। अल्लाह, कि जो आज जो हम वीडियोस और तस्वीरें देख रहे हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं स्पीचलेस हूं। मेरे अल्फाज, मेरी जुबान, मेरा दिमाग मेरा साथ नहीं दे रहा। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि मैं शर्मिंदा हूं। ऐ मेरी कश्मीर की धरती, ऐ मेरे कश्मीरियों, माओ, बहनों, बेटों, भाइयों, मैं शर्मिंदा हूं। मैं कुछ नहीं कह सकता। क्या सवाल करूं इसके आगे से? हिम्मत को बढ़ाना पड़ता है। आई कैन अंडरस्टैंड सर, आई कैन अंडरस्टैंड। आप दोनों तो बिलोंग करते हैं कश्मीर से, वो फील, हमें इतनी तकलीफ है, हम दूर रहते हैं, हम एक ही मुल्क के वासी हैं, दूर रहते हैं, लेकिन वो जो पेन आप फील कर रहे हैं वो मेरी इतनी बर्दाश्त से बाहर है। तो आप क्या करते होंगे? लेकिन सर एक सवाल का जरूर जवाब दीजिए हिम्मत करके, रास्ते क्या है? अब क्या करें? अब और क्या रास्ते हैं हमारे पास? देखिए, दो चीजें मैं अर्ज करूं। जिस तरह शाह साहब माशाल्लाह बहुत हिम्मत के साथ, बहुत जज्बे के साथ यूरोपियन पार्लियामेंट में और यूरोप में एफर्ट्स कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी मेहनतों को, उनकी एफर्ट्स को कबूलियत बख्शे और हमारे कश्मीरी भाइयों बहनों के मसाइल को ख़त्म करे। थोड़ी बहुत हम भी यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं जी। यूनाइटेड नेशंस इस वक्त कल रात तक कंप्लीट 100% बंद थी। ठीक, आज अभी मैंने सुबह से, सच्ची बात है, कोई उनकी प्रेस रिलीज अभी तक नहीं देखी कि वो फॉर्मल उनकी जो कॉन्फ्रेंसेस और मीटिंग्स शुरू हुई हैं कि नहीं। अगर नहीं भी हुई तो ये जो वीडियोस आपने और तस्वीर आपने दिखाई हैं, ये मैं एक वादा आपसे करता हूं, और ये एक वादा मैं अपने कश्मीरी बहनों भाइयों से वैली में करता हूं कि ये दुनिया के हर सफीर तक ये तस्वीरें जाएंगी।
ये दुनिया के हर सफीर तक की ये वीडियोस जाएंगे, मेहनतों को, उनकी एफर्ट्स को किया जाएगा, कबूलियत बख्शे। और करने वाली सारे अल्लाह की जात है। आप दुआ कीजिए, हम भी दुआ करें। शाह साहब से भी दरखास्त है कि उनकी एफर्ट्स और उनकी जितनी तमाम कोशिशें हैं उसके बाद दरखास्त भी कीजिए, दुआ भी कीजिए। जिस रब ने कुन फयकून कह के ये सारी कायनात तख्लीक की थी, वो एक कुन कहेगा तो कई कश्मीर आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन हम इंशाल्लाह अपनी कॉन्टिन्यूड एफर्ट का वादा करते हैं अपने कश्मीरियों से, अपने भाइयों से, बहनों से। मैंने अभी पाकिस्तान क्या कर सकता है सर? पाकिस्तान क्या कर सकता है इसके ऊपर? देखिए, पाकिस्तान का मैं आपके शो में भी, लास्ट शो में भी मैंने ये जिक्र किया था, पाकिस्तान का हर एम्बेसडर इस वक्त पाकिस्तान को चाहिए कि 10-10, 15-15 करके तमाम एम्बेसडर को वापस बुलाएं, उनको 1 दिन की 2 दिन की ओरिएंटेशन दें, उनकी ट्रेनिंग दें। 24 घंटे पाकिस्तान की हर एम्बेसी इन वीडियोस को, इन तस्वीरों को खुद भी शेयर करे अपनी वो जिन जिन कंट्रीज में वो रिप्रेजेंट करते हैं, लोकल एनजीओज के साथ भी शेयर करे, और पाकिस्तानी कम्युनिटी जो कंट्रीज में रहती है वो भी इसको एक हाइप क्रिएट करें। देखें, जिस वक्त जब आपने बिल्कुल बजा फरमाया, एक शामी बच्चा और एक जो स्पेनिश बच्चा जिसकी लाश, और जिस तरह शाह साहब ने भी फरमाया, एक टर्किश बच्चा जिसकी लाश बीच के ऊपर पाई गई, उसने उस एक तस्वीर ने कई 100 साल की तहरीकों से ज्यादा काम किया। ये वीडियोस इस बच्चे की कुर्बानी रायगा ना जाए, उसके नाना की कुर्बानी रायगा ना जाए। पाकिस्तान को तमाम अपने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स सस्पेंड कर देनी चाहिए। सर, ये मुझसे सवाल नहीं हो पा रहा है और वक्त भी खत्म हो रहा है प्रोग्राम का। मैं चाहता हूं कि मैं एक दिन और इसके ऊपर प्रोग्राम करूं, मजीद डिटेल में बात करूं, खुल के बात नहीं हो सकी। अब से फेयर एंड लवली निखार नहीं देगी। अब फेयर